इसी दिन उसकी लाश गटर से निकलेगी। आज लिख लो, ना निकली तो मुझे पकड़े ना। मुशर्रफ के बारे में मैंने कहा ऐसी बीमारी लगेगी, 25 लोगों को बीमारी है पूरी दुनिया में, इनका वो हाल होगा, ये मौत मांगेगा, मौत नहीं आएगी इनको, कि छुप जाए जहां मर्जी। तूने जब किया है ना, अल्लाह ताला तुझे छोड़ेगा नहीं। तू समझ रहा मैं खरीदो फरोख्त कर लूंगा, बदमाशी कर लूंगा ना। मुनीर की लाश गटर से निकलेगी, पाकिस्तानी ये क्यों कह रहे हैं? मुनीर को बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी, पाकिस्तानी अब ये कैमरे पर क्यों कहने लगे हैं? भाई एक बात कहूँ, प्लीज पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं फौजी, हम कोई और फौजी लेंगे। अल्लाह का वास्ता हमारा मुल्क छोड़ के चले जाओ। भाई एक बात कहूँ, प्लीज पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं फौजी, हम कोई और फौजी लेंगे। अल्लाह का वास्ता हमारा मुल्क छोड़ के चले जाओ। पाकिस्तान की आवाम बीच सड़क पर पाकिस्तानी फौजी से ये क्यों कह रही है कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ? क्या पाकिस्तानियों का मुल्ला मुनीर से मन भर गया है, इसलिए अब हर कोई मुनीर से छुटकारा पाना चाहता है? पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 4 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना, और इसके 16 दिनों के भीतर भीतर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में सब मुनीर से त्रस्त हो गए, मुनीर की मौत की दुआएं मांगने लगे, मुनीर को पाकिस्तान छोड़कर चले जाने की सलाह देने लगे। इसकी वजह यह है कि मुनीर ना सिर्फ एक एक करके पाकिस्तान में अपने सारे दुश्मनों को निपटा रहा है, बल्कि बांग्लादेश जैसे देश में आईएसआई की मदद से एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा करके बांग्लादेश की कट्टर जमाते इस्लामी को दाना पानी देकर बांग्लादेश को एक बार फिर ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाह रहा है, जो पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में लोगों का मुनीर पर गुस्सा इसलिए भी फूट रहा है क्योंकि उसने ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर पाकिस्तान की हरी झंडी दे दी है, यानी मुनीर की फौज अब ट्रंप के ऑर्डर पर गाजा में हमास से जाकर लड़ने वाली है, और इससे पाकिस्तान में मौजूद इस्लामिक कट्टरपंथियों का पारा 7वें आसमान पर है। मुनीर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और खुद अपनी ही कब्र कैसे खोद रहा है, एक एक करके आपको बताते हैं। मुनीर पाकिस्तान में अपने 3 दुश्मनों यानी फॉर्मर पीएम इमरान खान, उनकी बेगम बुशरा बीबी और आईएसआई के फॉर्मर डीजी फैज हमीद को निपटा चुका है। फैज हमीद को 14 साल की जेल की सजा सुनाई जा चुकी है, और अब तोशाखाना करप्शन केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल जेल की सजा दे दी गई है। तोशाखाना 2 का जी फैसला आ चुका है। जज शाहरुख अर्जुमन फैसला सुनाने के बाद अडियाला जेल से इस वक्त निकल रहे हैं इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाने के बाद अडियाला जेल गेट नंबर 5 के सामने मौजूद हैं। तोशाखाना 2 का फैसला आ चुका है, इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई है। वाटर कैनन खड़ी हुई है, दागल नाके पर मुकम्मल नाकाबंदी थी, गैर मुतलका अफराद को आगे आने से सख्ती से रोक दिया गया था। इवन डिजिटल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों को भी आगे आने नहीं दिया गया था। इसी तरह से गोरखपुर नाके पर भी सब कुछ बंद करवा दिया गया था और ट्रक खड़े करके रुकावटें खड़ी कर दी गई थी। इमरान खान की फैमिली भी नहीं पहुंच सकी थी, अलबत्ता इमरान खान के वकला यहाँ पे पहुंचने में कामयाब हो गए थे। तो फैसला आया, सहाफी मेन स्ट्रीम के इक्का दुक्का सहाफी अंदर पहुंच सके थे, और उसमें भी कोई 30 सेकंड के लिए शायद कुछ सहाफी अंदर पहुंचे, और इतने में कहा गया भाई फैसला तो आ चुका है। फैसला आने से कोई 30 सेकंड पहले या 1 मिनट पहले ही टीवी चैनल की जानब से ब्रेकिंग जो है वो चला दी गई थी कि ये फैसला आ चुका है। तो कितना ये कंट्रोल्ड मामला था, कितना ये मैनेज्ड मामला था, वो तो जाहिर है अब किसी से ढका छुपा नहीं है। जब रात को अचानक ऐलान हुआ कि फैसला सुनाया जाएगा, उस वक्त ही मामला का पता चल गया था। इमरान और बुशरा बीबी को 17 साल काल कोठरी में डालकर मुनीर सोच रहा है कि उसने अपना आगे का रास्ता आसान कर लिया है, लेकिन मुनीर को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि अब इमरान के समर्थक चुप नहीं बैठेंगे। रावलपिंडी से जीएचक्यू में घुसकर मुनीर को घसीट कर अपना हिसाब बराबर करेंगे, और इसके संकेत शनिवार को मिलने शुरू हो गए। सड़कों पर उतरने की कॉल दे दी गई है। अगली बात की जो मैसेज दिया है वो सोहेल अफरीदी के लिए दिया है। उन्होंने सोहेल अफरीदी को कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। उन्होंने कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। इमरान खान ने कह दिया वो शहादत कबूल करना चाहते हैं। हम भी आज ये कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें गोली मार देंगे, केसेस तो चला ही रहे हैं जेल में डालने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट
जो चाहते हैं वो हो रहा है। जज खुद फैसले नहीं लिख रहे, लिखवाए जा रहे हैं, डिक्टेट हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है वो इरेलीवेंट हो चुकी है, कोई चीज़ भी अपनी जगह पर अब नहीं बची है। पाकिस्तान में जो चीज़ नज़र आ रही है ये खंडर है। पूरी कोशिश ये है कि हमें मायूस करें, ना उम्मीद करें, लोगों से कहें कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत में ये इनकी बौखलाहट और इनकी परेशानी की निशानी है कि ये लोग हार चुके हुए हैं और ये कभी नहीं जीत सकते। और इस वक्त पाकिस्तान बगैर अवाम के चल रहा है, जहाँ अवाम नहीं है इसके साथ। ये जो भी दुनिया में जाकर फैसले कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं, उनकी 2% की हैसियत नहीं है। पाकिस्तान के अवाम उन्हें कबूल नहीं करते। सुन लिया आपने, पाकिस्तान में लोग खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मुनीर और उसके फैसलों की अब 2% की कोई हैसियत नहीं बची है। रही बात मुनीर के खिलाफ सड़कों पर उतरने की, तो उसकी चिंगारी भी भड़क उठी है। अभी तो पाकिस्तानी अवाम ने अपनी जुबान पर टेप चिपकाया है, अपने हाथ बांधे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट निकाला है। लेकिन ये साइलेंट प्रोटेस्ट अब किसी भी वक्त पाकिस्तान में वायलेंट हो सकता है। मुनीर पर पाकिस्तान में ही अटैक हो सकता है, ऐलान हो चुका है। कुछ चीजें जो हैं वो हमने डिसाइड कर ली हैं और उसके मुताबिक जो प्लान बन रहा है तो उसके मुताबिक हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो ऐसा ऐसा आप लोगों को पता लगेगा और वर्कर तैयार बैठे हैं इस दफा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। इस बीच पाकिस्तान मीडिया रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर की ये तस्वीरें शेयर कर रहा है। क्लेम कर रहा है कि तोशाखाना करप्शन केस में 17 साल की सजा सुनाए जाने से एक रात पहले ही जेल के बाहर हलचल बढ़ गई थी। तो क्या मुनीर इमरान को रातों रात किसी और जेल में शिफ्ट कर चुका है या करने की तैयारी कर रहा है? क्या इमरान को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने वाला प्लान एक्टिवेट हो चुका है? इमरान खान को अडियाला जेल से साहिवाल जेल शिफ्ट करने की खबरें सामने आई। इसके अलावा गवर्नर बाकायदा तौर पे ये कहते हैं कि मैं मरीम नवाज़ को कहना चाहता हूं कि इमरान खान को अडियाला जेल से शिफ्ट किया जाए। इसकी वजह क्या है और इन बातों में कितनी सदाकत है, ये क्या इरादा रखते हैं, इमरान खान को कहाँ लेकर जाने का इरादा रखते हैं, ये आपको बताते हैं। अब इन्होंने ये सोचा है कि अब इमरान खान को साहिवाल जेल शिफ्ट किया जाए और इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। देखें, एक इमरान खान को साहिवाल शिफ्ट करने की वजह यह भी है कि आपको पता है कि नारा लगता है अडियाला अडियाला अडियाला। जब भी कोई जलसा होता है तो लोग नारा लगाते हैं कि अडियाला जेल। इसके अलावा डीचो का नारा लगता है। इसके अलावा एक और वजह यह है कि जो अवाम का गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। इन्होंने सख्तियाँ की, इन्होंने पाबंदियाँ लगाई, पर्चे किए, बख्तरबंद गाड़ियों लेकर आ गए, वाटर कैनन लेकर आ गए, केमिकल वाला पानी फेंका गया, सादा पानी फेंका गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, पर्चे किए गए, पेट साफ भी लेकर आए, हर चीज़ करके देख ली। लेकिन एक बड़ा तराना था, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। तो लोग बाज नहीं आ रहे। लोग अडियाला पहुँचते हैं, लोग वहाँ पहुँच के इमरान खान की रहाई का नारा लगाते हैं, इज़हार यकजहती करते हैं। वहाँ इन्होंने बेशुमार पुलिस खड़ी की होती है, लेकिन फिर भी लोग पहुँचते हैं। तो इन्होंने ये सोच लिया कि अडियाला जो है वो पिंडी के लोग भी आ जाते हैं, पंजाब से भी आ जाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा से भी आ जाते हैं। तो अडियाला इनके लिए एक मुश्किल टास्क बन चुका है। तो अब ये इरादा रखते हैं कि इमरान खान को साहिवाल शिफ्ट किया जाए। पागल मैं क्या इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करूँ, पागलो तुसी हान किसी रेगिस्तान भी ले जाओ ना तो वो भी आबाद हो जाएगा। आगाही बड़ी जरूरी है। ये ऐसा दौर है कि इसमें आपकी आगाही बहुत जरूरी है। इमरान खान ने कहा था जिस दिन मेरे लिए कोई मिशन नहीं होगा ना तो मैं मर जाऊंगा। इमरान खान की ड्राइविंग फोर्स ये है कि एक बड़ा मिशन है उसके सामने। वो रोज सुबह उठता है और इंतजार करता है कि आज बेहतर होगा, फिर वो उठता है बेहतर होगा, फिर वो उठता है बेहतर होगा, और मायूस एक दिन भी नहीं होता। तो पूरी कौम को इससे सबक सीखना है कि अगर वो शख्स मायूस नहीं होता तो कौम को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम तो जानते हैं ना कि शहबाज शरीफ की क्या औकात है इस निजाम में। ये वो बंदा है कि जब फील्ड मार्शल उसके सामने आता है तो वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म पहले सलूट करता है, फील्ड मार्शल बाद में सलूट करता है। यानी फैज हमीद का विकेट गिराने के बाद अब मुनीर इमरान का विकेट भी गिरा चुका है। लेकिन मुनीर एक दूसरे बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है और मुनीर के उस प्रोजेक्ट का नाम है प्लान बी, यानी बांग्लादेश। शनिवार की ये तस्वीरें बांग्लादेश से ही आई हैं, जहां मुनीर ने कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के साथ मिलकर बांग्लादेश को वापस ईस्ट पाकिस्तान बनाने वाला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है।
अब बांग्लादेश के नेशनल पार्लियामेंट का ये फ्रेम देखिए। जमात के रेडिकल इस्लामिस्ट धार्मिक नारा लगाते हुए पूरी संसद पर टूट पड़े। सबकी जुबान पर एक ही नारा था कि बांग्लादेश में शरिया को लागू करो। इस भीड़ को उस्मान हादी के जनाजे से कोई लेना देना नहीं है। इसे तो बस मुनीर का बांग्लादेश वाला प्लान कंप्लीट करना है। ये भीड़ जुटी तो थी बांग्लादेश के प्रमुख छात्र नेता और इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी के जनाजे के लिए, लेकिन देखते ही देखते चंद मिनटों के भीतर कट्टरपंथियों की इस भीड़ ने पूरे के पूरे बांग्लादेशी नेशनल पार्लियामेंट को अपने कब्जे में ले लिया। सेना रोकती रही लेकिन कोई नहीं रुका। भीड़ अपने हाथों में उस्मान हादी के समर्थन वाला पोस्टर लेकर नहीं आई थी। इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों में आतंकवादी संगठन आईसिस के झंडे थे। सबकी जुबान पर जिहादी नारे थे और ये नारे लिखवाने वाला, जिहादी स्लोगन लगवाने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर है, जो जमाते इस्लामी के साथ मिलकर बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान में तब्दील करना चाहता है। जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, कहा जा रहा है कि जी बहुत हंगामा है, बहुत लोगों के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडियन मीडिया जो है वो ये भी कह रहा है कि जी पाकिस्तान इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करता है, तो इसलिए बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? बेसिकली उस्मान हादी वो लड़का था जो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जो पूरा एक मूवमेंट चली और उसमें बड़ा एक लीडिंग रोल था इनका, और कहा जाता है कि इंडियन मुखालिफ था। लास्ट वीक इनको मस्जिद से निकलते हुए कुछ लोगों ने, जिन्होंने चेहरे ढांपे हुए थे, निशाना बनाया और ये काफी क्रिटिकल इंजरीज इनको आई और इनको मेडिकल उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां पर भी ये जानवर न हो सके और मतलब इनकी जान चली गई थर्सडे इवनिंग को। उसके बाद हंगामे शुरू हुए और ये उस वक्त शुरू हुए जब जो इस इलेक्शन अनाउंस किए गए जो वहाँ की इंटर्म गवर्नमेंट है उनकी तरफ से, और ये खुद भी उसमें कैंडिडेट थे जो उस्मान हादी है। और मैंने अभी तक जो थोड़ी बहुत चीजें देखी है तो उसमें यही कहा जा रहा है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो बांग्लादेश में लड़ाई चल रही है, जो झगड़ा चल रहा है लोगों के दरमियान, जो हंगामा इस वक्त चल रहा है, उसमें बार बार भारत की मीडिया या भारत की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये पट्टियां पढ़ा रहा है उनको कि ऐसा करो और माइनॉरिटी को मारो और ऐसा, इस किस्म के झगड़े जो है वो पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमारे तो कोई बात भी नहीं कर रहा इस बारे में। पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, मैंने कल के शो में भी बताया था कि हर कोई अपने हिसाब से अपने कार्ड्स को खेलता है। वो पाकिस्तान हो, वो इंडिया हो या कोई और ऐसा मुल्क हो जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रख सकता हो रीजन के अंदर या फिर सराउंडिंग्स में, तो ऐसी चीजें होती है। इस तरीके की चीजें भी जो वहां पर है, और ये मुझे लग रहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश इस वक्त 2025 में ना बिल्कुल सेम पेज पर है। मुनीर ने बांग्लादेश में आईएसआई की मदद से सिर्फ आतंकी संगठन आईसिस को एक्टिव नहीं किया है, अल-कायदा के झंडे भी शनिवार को बांग्लादेश में दिखे हैं और इन दोनों के फुटप्रिंट इन दिनों सीधे सीधे पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये देखकर कौन कहेगा कि ये किसी जनाजे में गए लोगों की तस्वीर है। जिस अंदाज में ये सारे कट्टरपंथी बांग्लादेश की नेशनल पार्लियामेंट की ओर दौड़े, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये मरने मारने पर आमादा हो चुके हैं। और इस वक्त ऐसी एक नहीं, सैकड़ों तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। मोहम्मद यूनुस लाचार बैठा है और आईएसआई के एक ऑर्डर पर ये इस्लामिक कट्टरपंथी खून खराबा करने के लिए रेडी हैं। मुनीर ने अपने ढाका सेल को एक्टिवेट कर दिया है। अब आप सोचेंगे क्या है ये ढाका सेल, तो चलिए आपको बताते हैं। मुनीर ने ढाका में पाकिस्तान के हाई कमीशन में आईएसआई की एक डेडिकेटेड स्पेशल सेल बनवाई है। आईएसआई के एजेंट्स यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। इस यूनिट में पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स और आईएसआई के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मौजूद हैं। इस ढाका सेल में पाकिस्तानी आर्मी के एक ब्रिगेडियर को, 2 कर्नल को, 4 मेजर को और पाकिस्तानी नेवी और पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई ऑफिसर्स को मुनीर ने 24/7 काम पर लगा रखा है। और यह किसी भी लिहाज से नॉर्मल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट नहीं है।
आईएसआई ने अपने ढाका सेल की शुरुआत अक्टूबर 2025 में की थी, जब पाकिस्तान का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 4 दिन के बांग्लादेश दौरे पर ढाका पहुंचा था। अक्टूबर के महीने में जनरल शमशाद मिर्जा और आईएसआई के टॉप ऑफिशियल्स ने बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस के साथ कई क्लोज डोर मीटिंग की थी और इन मीटिंग्स का फोकस भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर नजर बनाए रखना था। और लगे हाथ आईएसआई बांग्लादेशी जमाते इस्लामी और इनकलाब मंच के साथ मिलकर अपने कोर मिशन पर काम शुरू कर चुका था। और इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो आईएसआई के उसी प्लान, उसी कोर मिशन का हिस्सा है, जिसके तहत बांग्लादेशी युवाओं को रेडिकलाइज करके मुनीर, जमात और इनकलाब मंच जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के दम पर बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहता है, बांग्लादेश में अपनी हाइब्रिड रिजीम चलाना चाहता है। बांग्लादेश में अभी रिसेंटली 2-3 दिन से भारत के खिलाफ पब्लिक मार्चेस का सिलसिला शुरू हो गया और शायद मेरा ख्याल 1 या 2 दिन पहले ये एक जो है पब्लिक मार्च ये हम देख रहे हैं ढाका में भारतीय एम्बेसी की तरफ लोग जा रहे हैं अटैक करने के लिए। पुलिस जो है ढाका की पुलिस वो एक तरफ आपको बैरियर्स के उस तरफ नज़र आ रही है, इधर आपको आवाम नज़र आ रही है। तो जो पुलिस है ढाका की पुलिस, उन्होंने पब्लिक को रोका। ये देखिए वो भी उसी मार्च का ही एक और हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि भारत के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में सेंटीमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इतने बड़े मार्च को इंस्टिगेट किसने किया? ऑफ कोर्स इसके पीछे जमात इस्लामी और इस वक्त जो बांग्लादेश की सरकार है वहाँ पे मोहम्मद यूनुस की चीफ एग्जीक्यूटिवशिप के अंडर वो भी इसको इंस्टिगेट कर रही है, वो भी फैसिलिटेट कर रही है एक। और जाहिर है फिर उसी सरकार ने पुलिस को भी अरेंज किया, यानी दोनों तरफ वो मैसेज दे रहे हैं। भारत को ये बता रहे हैं कि देखिए हमारी जनता आपके कितने खिलाफ है। तो बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो इस वक्त भारत के खिलाफ बहुत चल रही है और इस तरह के जो मार्चेस हैं ये कई हवाले से वहाँ की सरकार इनसे फ़ायदा उठाना चाहती है। भारत को सख्त पैगाम देना है, पूरी दुनिया को पैगाम देना है कि हमारी जनता जो है भारत के कितना खिलाफ है। तो मकसद ये है कि भारत की अगर हम नक्शे में देखें तो भारत की गोद में बैठा हुआ ये बांग्लादेश जो धमकियां भारत को देता है कि जो आपकी यानी भारत की जो चिकन नेक है वो कहते हैं कि अगर हमने वो काट दी तो आप नॉर्थ ईस्ट की जो 7 रियासतें हैं उससे भारत को हम काट देंगे। इस तरह की धमकियां भी बांग्लादेश देता है भारत को। तो अब ऑफ कोर्स भारत की आर्मी बहुत बड़ी है, तो हालात कशीदा हैं। भारत के लिए भी ये एक मसला बना हुआ है कि भाई अब हम इस बांग्लादेश के कैंसर को कैसे डील करें, और बांग्लादेश को अपने कैंसर की परवाह नहीं है। बांग्लादेश ये कहता है कि ठीक है यही कैंसर मेरा क्योर है और यही कैंसर जो है वो मैं इस्तेमाल करूंगा जहां कहीं मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ढाका का आका बना बैठा मुनीर कैसे बांग्लादेश के रास्ते भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, यह समझने के लिए आपको कुछ और एक्सक्लूसिव जानकारियां देते हैं। आईएसआई ने यह पूरा प्लान ही शेख हसीना को हटाने के बाद एक्टिवेट किया। रावलपिंडी में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कई राउंड्स की हाई लेवल मीटिंग्स हुई थी। दोनों देशों का इंटेलिजेंस डेलीगेशन एक दूसरे के देश पहुंचा। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने अचानक अपने स्टाफ की स्ट्रेंथ बढ़ा दी। बांग्लादेश का क्वार्टर मास्टर जनरल अगस्त 2025 में रावलपिंडी पहुंचा। अक्टूबर में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब को ढाका में रेड कारपेट वेलकम मिला। और इसी के बाद मुनीर ने ढाका में आईएसआई की एक डेडिकेटेड स्पेशल सेल बनवा दी, जहां से एंटी इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई। और जमाते इस्लामी और इनकलाब मंच को आगे करके मुनीर ने बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बनाने की मुहिम शुरू कर दी। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भारत ने ढाका के साथ इस मुद्दे को उठाया भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2025 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव समिट में खुद एनएसए अजित डोवल ने अपने बांग्लादेशी काउंटर पार्ट को ढाका में आईएसआई के सेल की मौजूदगी को लेकर आगाह किया था, लेकिन यूनुस की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और आज उस लापरवाही का नतीजा यह है कि धीरे धीरे बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बनने की राह में आगे बढ़ता दिख रहा है। मुनीर ने जमात के साथ मिलकर बांग्लादेश को जकड़ लिया है। मुनीर 2035 तक तानाशाही का यह सिस्टम ऐसे ही नहीं चलाने वाला है, यह बात खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं।
आजकल जो है ये हाइब्रिड निज़ाम पे हम आ गए हैं, ठीक है, खुल्लम खुल्ला, ठीक है। अब हाइब्रिड का मतलब ये है कि भाई हमारी जो है आधी सिविल साइड है हमारी, और आधी जो मिलिट्री साइड जो है वो दोनों मिल के इस मुल्क को चला रहे हैं। अच्छा, अब ये था कि हमारी मिलिट्री ने देखें कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा ख्वाहिश थी कि बल्कि मेरे ख्याल में तमाम जो जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए हैं अपना जर्नलों ने, उन्होंने भरमला इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान के आइन में फौज का किरदार रख दिया जाए, ये रोज के जो मार्शल लॉ, हमें मार्शल लॉ लगाने की जरूरत ही ना पड़े। तो अब जो है अगले, आपको पता है कि जो नजर आ रहा है कि कम से कम अगले 10 साल तक 2035 तक तो मामला जो है ये हाइब्रिड रजीम ही पाकिस्तान में रहेगी और उनकी मर्जी ही मंशा चलेगी और जो है उन्हीं के कहने पे जो सब कुछ होगा। उसमें जो लग ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का फैसले वो करेंगे, कंट्रोल उनका होगा, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज और मसाइल हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के रहे हैं और शायद पता नहीं कब तक रहें, तो अभी बाकी भी रहेंगे। तो ये अगले 10 साल तो जनाब बस आप चुप कर जाएं, खामोश हो जाएं, कोई जमहूरियत की बात मत करें, क्या है। लेकिन मुनीर को बांग्लादेश वाली ये गलती बहुत भारी पड़ेगी। वो अगर सोच रहा है कि जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में लाकर वो वहां अपनी मर्जी चला सकता है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक नया अड्डा क्रिएट कर सकता है, तो मुनीर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान एक एक चीज देख रहा है, एक एक चीज नोट कर रहा है और वक्त आने पर ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है।